हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल परीक्षा टारगेट पर। मैं नफीस अहमद आपका फिर से स्वागत करता हूं। खंड शिक्षा अधिकारी का जो एग्ज़ाम बिल्कुल करीब है और ये लास्ट स्टेज की तैयारी में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूं। और देखिएगा ज़रूर कि खंड शिक्षा अधिकारी का प्रैक्टिस सेट लगातार हमारे चैनल पर पिछले 1 महीने से चल रहा है। आपने अगर वो भी नहीं देखा है तो आप ज़रूर डिस्क्रिप्शन में लिंक है वीडियोज़ का, आप ज़रूर जाइएगा वहाँ पर। और जितनी भी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा होगी, क्योंकि पता नहीं क्वेश्चंस का लेवल क्या होगा। जैसा कि आपको पता है कि खंड शिक्षा अधिकारी एक बहुत अच्छी लेवल की जॉब है, तो उसके लिए जाहिर सी बात है जो एग्ज़ाम भी है वो बहुत अच्छे लेवल का ही होगा। क्योंकि जो पीछे एग्ज़ाम आए हैं, जैसे कि मैंने आपको सॉल्यूशन भी दिया है, पिछले जो पेपर 2 हुए थे, एक 2008 में और एक 2005 में, वो भी हमारे चैनल पर पड़े हुए हैं। तो आप उससे देख कर ये समझ सकते हैं कि चैनल जो हमारा एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम का लेवल क्या होगा। तो उसी के हिसाब से हम लोगों ने ये जो है, देखिए जीएस की वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ 50 क्वेश्चंस की, तो देखिएगा ज़रूर। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अंत तक देखिएगा, एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पहला क्वेश्चन जैसा कि मैं अभी आपके लिए लेके आया हूँ, उससे पहले कि मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ कि आप एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा कि सक्सेस इज़ मैनी थिंग्स। सक्सेस इज़ मैनी थिंग्स, इट इज़ मनी, प्रॉस्पेरिटी एंड पोजीशंस, बट ऑल्सो सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। कि सफलता जो है वो बहुत सारी चीज़ें लेके आती है, खुशहाली भी लेके आती है, कुछ हमें पैसा भी लेके आती है, कुछ और देखिए हमें अधिकार भी दिलाती है, हमारे अंदर सुधार भी होता है, हमें स्पिरिचुअल ग्रोथ भी, तो सारी चीज़ें ये है। देखिए पहला क्वेश्चन जैसे दिया है, इस तरह का क्वेश्चन बहुत आने के चांसेस हैं कि संसार में यूरेनियम का अग्रण्य उत्पादक बताना है। तो देखिए यूरेनियम का अग्रण्य उत्पादक जो है, मैं आपको बता दूँ, वैसे तो आप जानते हैं कजाकिस्तान जो है वो यूरेनियम में नंबर 1 पे है, लेकिन मैं आपको इसकी थोड़ी सी लिस्ट देता हूँ कि पहले नंबर पे कौन है और दूसरे नंबर पे कौन है और तीसरे नंबर पे, आप समझ जाइए थोड़ा सा। तो देखिए इसका आंसर तो है कजाकिस्तान, लेकिन फर्स्ट पोजीशन तो हो गई कजाकिस्तान की। फर्स्ट पोजीशन पे क्या है? कजाकिस्तान। देखिएगा कजाकिस्तान। दूसरे नंबर पे है, दूसरे नंबर पे क्या है? देखिए यूरेनियम के उत्पादक में कनाडा। कौन सा है दूसरे नंबर पे? कनाडा। और तीसरे नंबर पे देखिएगा, तीसरे नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया तीसरे नंबर पे क्या है? ऑस्ट्रेलिया। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, इसलिए मैंने आपके रखा है। ठीक है, तो देखिएगा नेक्स्ट चलते हैं। सदाबहार वन जो है वो कहाँ पाए जाते हैं? सदाबहार वन की बात करें तो सदाबहार वन जो है असल में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों का विस्तार जो है वो कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं भूमध्य रेखा पर। कहाँ? देखिएगा भूमध्य रेखा। और भूमध्य रेखा को हम क्या कहते हैं? विषुवत रेखा भी कहते हैं। ये 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक पाए जाते हैं। 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक पाए जाते हैं। दक्षिणी अक्षांश, ध्यान रखिएगा, स्पेशल चीज़ मैं आपको लिए बता रहा हूँ। ठीक है, और ये बहुत घने होते हैं। ये वन जो है विश्व के 3 बृहत्तम क्षेत्रों में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ये तो मैंने बता दिया भूमध्य रेखा के आसपास। या आप देखिए अमेजन बेसिन में, कांगो बेसिन और दक्षिण पूर्वी एशिया, ये इन तीनों में भी पाए जाते हैं। तो इसमें शहर कौन कौन से हैं अगर आप देखें? देखिए ये 3 जरूर याद रखिएगा, एक तो है अमेजन बेसिन, एक है कांगो बेसिन और एक है दक्षिण पूर्व एशिया। अब अमेजन बेसिन में कौन कौन से आते हैं देश? वो आते हैं ब्राज़ील, बोलीविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना और सूरीनाम। तो इसमें तो देखिए आंसर होगा इसका बी, ब्राज़ील। सदाबहार वन यहाँ पाए जाते हैं। दूसरा कांगो बेसिन में पाए जाते हैं कैमरून, मध्य अफ्रीका गणराज्य, गैबन, इक्वेटोरियल गिनी, कांगो, लोकतंत्री गणराज्य। तो इस तरह के बहुत सारे हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, थोड़ा थोड़ा मैं आपको क्वेश्चंस की डिटेल भी दूंगा जिससे आप थोड़ा समझ जाए अच्छे से। नेक्स्ट देखिएगा, उच्चतम लवणता कहाँ पाई जाती है? उच्चतम लवणता यानी सबसे ज़्यादा साल्ट है वो कौन से समुद्र में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है, देखिए विश्व के सागरों एवं झीलों में उच्चतम लवणता जो है वो कहाँ पाई जाती है? तुर्की की जो झील है उसका नाम है वान झील, इसमें पाई जाती है, वान झील में। और इसकी लवणता भी मैं आपको बता देता हूँ, वो है 330%। कितनी है? 330%। ठीक है, और मृत सागर में जो है लवणता वो है कितनी? 238%।
और लाल सागर में जो है वो है 36 से 40% के बीच, यानी 36 से 40% के बीच। और ग्रेट सॉल्ट लॉक जो में लवणता जो है इसमें है 220%। 220%। तो आप जान सकते हैं सबसे ज़्यादा लवणता कहाँ पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, मैकमोहन लाइन क्या है। मैकमोहन लाइन जो है वो क्या है? मैकमोहन भारत और चीन के मध्य सीमा रेखा, ये जो है कहाँ है? भारत और चीन के मध्य सीमा रेखा है, ये वाली, ये आंसर है इसका। ठीक है, इसका सीमांकन शिमला संधि यानी कि 1914 में ब्रिटेन और तिब्बत के बीच संपन्न हुआ था। कब हुआ था इसका सीमांकन? ये हुई थी 1914 में। और ये कब हुआ था? जब ब्रिटेन, देखिएगा ये ब्रिटेन और कहाँ की बात है? तिब्बत के बीच में संपन्न हुआ था। तिब्बत, ये तिब्बत के बीच में यहाँ पे संपन्न हुआ था। ठीक है, इसके तहत किया गया था इसमें। नेक्स्ट आप देखिएगा, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन। तो उत्तरी गोलार्ध में वर्ष, देखिए असल में जो है सबसे छोटा दिन जो होता है वो 21 से 22 दिसंबर वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। 21 से 22 दिसंबर ये वाला सबसे छोटा दिन होता है। और इसमें जो सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहा हूँ, तो उत्तरी गोलार्ध में वो होता है 20 या 21 जून, 20 या 21 जून। और अगर ये दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो इसे उल्टा कर देना। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन जो होता है वो 21 जून को होता है और सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को। तो ये बस दक्षिणी गोलार्ध में इसका उल्टा है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिएगा, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादित की जाती है? तो सबसे ज़्यादा कॉफ़ी आपको पता है कर्नाटक में होती है। सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन जो है वो कर्नाटक में होता है। और कर्नाटक में देखिए जो है पहले नंबर पे कर्नाटक है, दूसरे नंबर पे है केरल, तीसरे नंबर पे तमिलनाडु। यानी दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पे है केरल। और तीसरे नंबर पे कौन है? तो तीसरे नंबर पे है तमिलनाडु। कौन है? तमिलनाडु। ठीक, ये तीनों हैं। तो कर्नाटक में लगभग 68% होती है। कितनी? 68%। और केरल में लगभग 22% होती है। और यहाँ पर लगभग तमिलनाडु में 5% के आसपास होती है। तो 6% मान लीजिए। नेक्स्ट आप देखिएगा, देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र, ये एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र कितने हैं? तो एग्रो इकोलॉजिकल, देखो अगर ये बात करें हम, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉयल सर्वे, एक संस्था है नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉयल सर्वे, उसके हिसाब से जो है भारत को 20 कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों में बांटा गया है। कितनों में? 20 क्षेत्रों में। और 60 पारिस्थितिकी उप क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिएगा, 6 दिसंबर 2019 को भारत का पहला पशु किसान क्रेडिट कार्ड कहाँ वितरित किया गया है? तो वो तो आपको पता ही है। मोस्टली अगर पशु के मामले में कोई बात होती है तो वो समझ लीजिए हरियाणा में है। कहाँ? हरियाणा। इसका आंसर है हरियाणा में। 10 लाख पशु किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने का लक्ष्य रखा गया है 2021 तक। ध्यान रखना, 2021 तक कितने जारी करने हैं? 10 लाख। ये इस पशु किसान क्रेडिट कार्ड की बात हो रही है। नेक्स्ट आप देखिएगा, हाल ही में किस झील में सामूहिक रूप से प्रवासी पक्षियों की मौत हुई है? तो प्रवासी पक्षियों की जो सामूहिक रूप से मौत हुई है वो बात हो चल रही है सांभर झील में। सांभर झील में हजारों पक्षी जो है वो मर गए। तो एवियन एक बीमारी थी, उसका नाम था एवियन बोटुलिज्म। ध्यान रखिएगा, इस बीमारी का नाम है एवियन बाटुलिज्म। बाटुलिज्म, ये इस वाली बीमारी से मरे हैं, एवियन बोटुलिज्म से। और इसमें क्या होता है? तंत्रिका और मांसपेशियां जो है वो की बीमारी होती है। ठीक है, तो इसका आंसर सांभर झील। पता ही है आपको सांभर झील है कहाँ? सांभर झील राजस्थान में है। कहाँ है सांभर झील? सांभर झील राजस्थान में। नेक्स्ट देखिए आप, अगर हम बात कर रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि, अब सदिश राशि की बात कर रहे हैं तो वह भौतिक राशि है। देखिए सदिश राशि वो होती है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होती हैं, वो सदिश राशि कहलाती है। सदिश राशि कौन कौन सी होती है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सदिश राशि में संवेग और बल के बाद त्वरण और विस्थापन, ये सब सदिश राशियाँ हैं। विस्थापन
क्या है ये, सदिश राशि। ठीक है, तो इसमें क्या चीज़ आपको लग रही है, तो इसमें लग रहा है हमें विस्थापन। क्या लग रहा है, विस्थापन। नेक्स्ट आप देखिए, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा लेंस लाए थे, तो वो होता है कॉनकेव। एक ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को घुमाने के लिए कई तरीके से, कॉनकेव को हिंदी में नतोदार कहते हैं, और ये निकट दृष्टि दोष के लिए कॉनकेव, इसे वैसे कहते हैं अवतल लेंस। क्या कहते हैं, अवतल लेंस, अवतल लेंस कहते हैं, या कॉनकेव कह दीजिए, नतोदार कह दीजिए। ये निकट दृष्टि दोष के लिए यही आता है, निकट दृष्टि दोष जो है, या अपसारी कह दीजिए, ये कई सारे नाम हैं इसके। तो हम इस नाम से, फिजिकल और नेटवर्क लेयर के बीच कौन सी लेयर पाई जाती है, फिजिकल और नेटवर्क लेयर। अगर देखिए एक मॉडल था, उसका नाम था OSI मॉडल। तो इसके हिसाब से किसी नेटवर्क की संचार प्रणाली और आंतरिक क्रियाकलापों के बीच जो कितनी परतें पाई जाती हैं, 7 परतें पाई जाती हैं। तो उसमें सबसे निम्नतम परत जो है फिजिकल लेयर है, और इसके बाद जो है वो डाटा लिंक है। कौन सी है, डाटा लिंक, ये वाला। नेक्स्ट आप देखिएगा ध्यान से, दिसंबर 2019 में जर्मन वॉच द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पे है। तो ये देखिएगा, जलवायु जोखिम सूचकांक की बात कर रहे हैं, यानी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। ये ध्यान रखिएगा, ये कभी कभार इंग्लिश में भी आ जाता है, तो इसे हम कहते हैं ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, रिस्क इंडेक्स। ठीक है, इसमें जो नंबर है भारत का, तो वो कौन सा नंबर है, देखिएगा इसमें 14वें नंबर पर है। कौन से नंबर पर है भारत, 14वें नंबर पर है। ठीक है, 14वें नंबर पर इसमें भारत है। नेक्स्ट आप देखिएगा जी, क्या बताया था मैंने, 14वें स्थान पर है। आगे देखिएगा नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो कुछ राजधानियां दे रखी हैं, असम, शिलोंग। तो असम की शिलोंग तो आपको पता ही है, असम की दिसपुर है। क्या है, दिसपुर। मेघालय की क्या है, मेघालय की देखिए, यानी असम की दिसपुर हो गई, तो मेघालय की शिलोंग है। मेघालय की क्या है, शिलोंग, मेघालय की शिलोंग है। और देखिएगा मिजोरम की आइजोल, ये सही है। और नागालैंड की जो है वो कोहिमा है। नागालैंड की क्या है, कोहिमा। तो आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट आप देखिएगा जरूर ध्यान से, चलते रहिएगा। ये पूरब से पश्चिम की ओर जो चोटियों को लगाना है, तो सबसे पहले आती है कंचनजंगा, कंचनजंगा के बाद आती है एवरेस्ट, और एवरेस्ट के बाद अन्नपूर्णा और धौलीगिरी। ठीक है, कंचन एवरेस्ट पे चढ़ गई, वहाँ जाके क्या खा रही थी, अन्नपूर्णा आटा की रोटी खा रही थी। तो वहाँ पर क्या हो गया, एवरेस्ट पे चढ़ने के बाद कंचन, यानी कंचन जो थी पूरब को मुँह करे किए हुए खड़ी थी, तो वहाँ एवरेस्ट पे जाके वो क्या हुआ, पूरब को मुँह करके कंचन कहाँ खड़ी थी, एवरेस्ट पे खड़ी थी। और एवरेस्ट पे क्या खा रही थी वो, अन्ना यानी गन्ना खा रही थी। क्या खा रही थी, गन्ना खा रही थी। तो धौलगिरी, धौलगिरी यानी वहाँ से वो गिर गई। तो आप समझ लीजिएगा इसे ध्यान से, ये बिल्कुल आसान है, मैंने ट्रिक बता दी आपको, इसी ट्रिक से आप याद कर लीजिएगा। हरा सूचकांक विकसित कहाँ किया गया है, हरा सूचकांक जो है विकसित कहाँ किया गया है, हरा सूचकांक के बारे में बात हो रही है। तो देखिएगा हरा सूचकांक विकसित किया जाता है, ये कार्बन की दक्षता के लिए, कार्बन इफिशियंसी के लिए हरा सूचकांक विकसित किया गया था। और ये कहाँ, स्टॉक मार्केट इंडेक्स में विकसित किया गया था, स्टॉक मार्केट इंडेक्स। और ये किसके द्वारा, ये विश्व बैंक ने विकसित किया था। और कब विकसित किया था, ये 2009 में विकसित किया था, 2009 में विकसित किया था। और नेक्स्ट आप देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाखी नगर कितने हैं, तो 10 लाखी नगर जो हैं भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार वो हैं 53। कितने हैं, 53। ठीक है, 5 और 3 का योग 10 आता है, ध्यान रखना। 5 और 3 अगर आपको याद ना रहे तो याद करने का ध्यान रखिएगा, मैं आपको तरीका बताऊँ। 5 ये 5 देखिए, 5 और 3 का तो 8 आता है। कितना आता है, 5 और 3 का 8 आता है। 10 लाखी नगर पूछा है, तो आप इसे 10 लाखी नगर कैसे बना सकते हैं, तो इसे आसानी से आप 10 लाखी नगर में देख भी सकते हैं, बना भी सकते हैं। 5 और 3 का ही 5 दिया 15, कोई ना कोई एक ट्रिक लगा के याद कर लीजिएगा जिससे ये याद हो जाए। निम्न में से किसे चंदेल शासक ने महमूद गजनबी को सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया था।
सफलतापूर्वक जो महमूद गजनवी का किया था वो थे विद्याधर। कौन थे? विद्याधर। ठीक है, वो विद्याधर ने किया था। और कब वो देखिए प्रत्यक्ष ये 1019 से 1020 के बीच में, और विद्याधर और महमूद के बीच में एक नदी के किनारे भीषण युद्ध हुआ था। ठीक है, तो कब हुआ था देखिए ये, तो क्या हुआ था इसमें, राजनीतिक सूझबूझ का परिचय देते हुए क्या हुआ था, यानी अंधकार में जो है उन्होंने अपनी सेना जो है हटा ली थी, और महमूद गजनवी भी लौट गए थे, विद्याधर ने भी अपनी सेना को हटा लिया था। उसके बाद जो है मुस्लिम लेखकों ने इन्हें क्या हुआ था, सबसे शक्तिशाली जो है वो बना दिया था। किसे? देखिए विद्याधर जी को सबसे शक्तिशाली बनाया था, शक्तिशाली राजा थे, सर्वाधिक शक्तिशाली का नाम दिया था उन्हें। नेक्स्ट देखिएगा आप, मुगल काल में के निम्नलिखित युद्धों का कालानुक्रम बताना। मुगल काल के ये युद्ध हैं, तो देखिए घाघरा का युद्ध कब हुआ था, तो मैं आपको, घाघरा हुआ था 1529 में। कब हुआ था? 1529 में। किस किस के बीच हुआ था ये? बाबर और देखिए महमूद लोदी यानी इब्राहिम लोदी के बीच में। देखिए ये हुआ था बाबर के बीच में और लोदी, ये इब्राहिम लोदी मान लीजिए। खानवा का युद्ध हुआ था कब? 1527 में। 1527 में खाना खाया था हमने, 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। वो भी किस किस के बीच में हुआ था? बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था, यानी बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था ये। ठीक है, और तीसरा देखिए चौसा का युद्ध हुआ था, तो चौसा का युद्ध हुआ था 1539 को, 1539 को। और ये किस किस के बीच हुआ था? शेर शाह और हुमायूं के बीच में हुआ था। शेर शाह व हुमायूं के बीच में हुआ था। हुमायूं आप जानते हैं, हुमायूं सबसे फ्लॉप शासकों में गिना जाता है। और लास्ट में सामूगढ़ का जो युद्ध हुआ था, सामूगढ़ का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1658 को, 1658, यानी 4 तो इसमें अनिश्चित है, लास्ट में 4 ही है। ठीक है, तो सामूगढ़ का युद्ध 1658 में किस किस के बीच हुआ था ये? तो औरंगजेब और मुराद की सेना ने मिलकर दारा शिकोह की सेना के बीच हुआ था। एक तो देखिए औरंगजेब की सेना थी, औरंगजेब, ये है देखिए औरंगजेब मुराद, इन दोनों की सेना ने मिलकर ये दारा शिकोह की सेना से लड़ा था, दारा शिकोह। ठीक है, और इसमें दारा शिकोह को हार मिली थी, असल में दारा शिकोह पराजित हो गया था। तो ये अब आप लगा सकते हैं सबसे पहले कौन सा हुआ था? 1527 को हुआ था खान बागानी, 2 पहले है, तो 2 पहले इसमें है, उसके बाद 1529 यानी 2-1, तो 1 तो इसमें ही है, तो इसका आंसर यही है ए। नेक्स्ट आप देखिए, निम्नलिखित में किसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था? अब जहांगीर के विरुद्ध जो विद्रोह करने वाले कौन थे उनके बारे में आपको, जहांगीर के सबसे बड़ा पुत्र थे, जहांगीर का सबसे बड़ा पुत्र कौन थे? खुसरो ने जहांगीर की गद्दी पर बैठने के शीघ्र बाद ही विद्रोह कर दिया था, वो थे खुसरो। कौन थे? खुसरो ने। ठीक है, 1606 में पराजित कर दिया था। 1603 में शहजादा खुर्रम के विद्रोह का महाबत खां के नेतृत्व वाली मुगल सेना ने दमन किया था। तो समझ रहे हैं कब की बात है ये? 1606 की। तो इसका देखिए जो है कौन सा आंसर इसका आपको लग रहा है? आपको केवल 1 या 2, और महाबत खां भी है इसमें और खुसरो भी, तो आपको कौन सा इसमें, देखिए मेरे हिसाब से तो इसका जो आंसर है वो होना चाहिए डी, 2, 3 और 4, खुर्रम, महाबत खां और है इसमें खुसरो, ये सही है। आसफ खां का इसमें कोई मत लेना देना नहीं है। नेक्स्ट आप देखिएगा, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों की भारत की दलीय व्यवस्था का एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था का रूप में वर्णन किया? तो ये किसके बारे में बात हो रही है देखिएगा, ये दलीय व्यवस्था के, तो ये कौन थे? रजनी कोठारी। रजनी कोठारी जो है असल में स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों में इन्होंने भारत की दलीय व्यवस्था को एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था के रूप में किया था, तो इनका नाम था रजनी कोठारी। ठीक है, और इन्होंने जो है असल में ये एक राजनीतिक सिद्धांतकार थे। इन्होंने CSDS और लोकायन संस्था की स्थापना की थी। कौन कौन सी? एक इन्होंने बनाई थी, ये संस्था थी CSDS, और एक संस्था और थी उसका नाम था लोकायन, ये भी इन्होंने बनाई थी रजनी कोठारी ने। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट, केंद्र एवं राज्यों के बीच वित्तीय संस्थानों के बंटवारे हेतु मध्य एजेंसी
यानी केंद्रीय और केंद्र और राज्य के बीच में जो वित्तीय संस्थानों के बीच में जो बंटवारा होता है उसके जो मध्य कौन है, तो वो होता है वित्त आयोग। क्या होता है वो, वित्त आयोग होता है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं वित्त आयोग की। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, बिना विधानमंडल का सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री किस समय तक पद पर बना रह सकता है। तो देखिए आपको बता दूं कि सदस्य जो है बिना विधानमंडल के वो 6 माह तक रह सकता है। कितने माह तक, 6 माह तक। यदि 6 माह के अंदर विधानमंडल का सदस्य नहीं बन पाता तो उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। और ये संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है, ये कहता है 164 का चौथा उपखंड। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए, संसद के सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी। यानी सूचना अधिकार अधिनियम जो है वो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कब बना था। तो देखिए ये सूचना अधिकार अधिनियम जो है वो बना था ये 11 मई 2005 तथा राज्यसभा के द्वारा 12 मई 2005 को पारित हुआ था। 12 मई 2005 को पारित हुआ और 15 जून 2005 को राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने 15 जून 2005 को इसे जो है वो पारित किया था, 15 जून 2005 को। ठीक है, तो नेक्स्ट आप देखिएगा, भारत सरकार के कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है। तो भारत सरकार के कानूनी विषयों पर जो परामर्श देते हैं वो है, देखिए ये आप समझिएगा, जो कौन देता है परामर्श, वो होता है भारत का महान्यायवादी, जिसे हम कहते हैं अटॉर्नी जनरल। क्या कहते हैं, अटॉर्नी जनरल कहते हैं। और वो कौन से अनुच्छेद 76 की बात हो रही है, अनुच्छेद 76 का दूसरा है ये। ठीक है, अनुच्छेद 76 का 2। नेक्स्ट आप देखिएगा, ये राष्ट्रपति हैं और ये उनका कार्यकाल दे रखा है। तो कौन कौन से राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है, तो फ़खरुद्दीन अली अहमद जो थे, फ़खरुद्दीन अली अहमद का था 1974 से 1977 तक, ये 1974 से 77 तक। फ़खरुद्दीन अली N संजीव रेड्डी जो थे उनका 1977 से उनके 1982 तक था। और डॉक्टर जाकिर हुसैन का था 1967 से 69 तक, 1967 से 69 तक। और BB गिरी का था 1969 से 1954। देखिएगा ऐसे। तो सबसे पहले देखिएगा, यानी फ़खरुद्दीन अली अहमद का जो था वो कौन सा था, फ़खरुद्दीन अली अहमद का था A2 से, मतलब है A2, तो A2 इसमें है। तो आंसर देखिए A2 है। और B कौन सा है, तो B3, A2 B3 इसमें है और A2 B3 इसमें है। तो B और C में से कोई आंसर है, तो C डॉक्टर जाकिर हुसैन का, यानी C जो है वो 4, A2 B3 C4। तो आंसर होना चाहिए C। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता जो है वो किसे दी है, वो देख रहे हैं। यानी न्यायालय के अनुसार जो है वो जो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार विदेश यात्रा का अधिकार भी है। देखिए तो इसमें कौन सा संविधान, ये इसमें जो है कौन से को दी है। तो पहली बात तो ये कर रहे हैं, देखिए मैं आपको बता दूं इसमें, तो ये है पहला और दूसरा। कौन सा, पहला और दूसरा। ठीक, नेक्स्ट आप देखिए, निम्नलिखित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला जा सकता। संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला जा सकता, ये किसका कथन है। ये डॉक्टर BR अम्बेडकर ने स्वीकार किया था कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला जा सकता। तो असल में ये एकीकृत और संघात्मक दोनों है, तो ये BR अम्बेडकर की बात है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समीवर्ती सूची का विषय है। तो देखिए समीवर्ती सूची की बात कर रहे हैं, यानी पुलिस जो है वो राज्य सूची में है, और विदेश मामले तथा रेडियो और टेलीविज़न जैसे प्रसारण साधन सब संघ सूची में है ये। जबकि देखिए आपराधिक कानून समवर्ती सूची में है, आपराधिक कानून इसका आंसर होना चाहिए ये। नेक्स्ट आप देखिएगा, तो ये इन्हें देखिए कौन सा जो है इसमें से मिलाना है आपको, कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो वो गलत आपको बताना है। MS सुब्बालक्ष्मी शास्त्रीय संगीत की प्रख्यात गायिका हैं। तो ये बांसुरी नहीं बताती, ये शास्त्रीय संगीत की प्रख्यात गायिका हैं। शास्त्रीय संगीत, कौन सी प्रख्यात गायिका हैं ये, शास्त्रीय संगीत की। नेक्स्ट आप देखिएगा,
निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? तो मीर कासिम जो थे उन्होंने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर लेके गए थे, तो उनका नाम था मीर कासिम। क्या नाम था? मीर कासिम। ठीक है, आगे देखिएगा। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं 1917 और 18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह को किसने हिस्सा लिया था? तो उसमें देखिए किसने हिस्सा लिया था, जो गांधी जी ने चंपारण चलाया था। चंपारण की सफलता के बाद गांधी जी का अगला प्रयोग था 1918 में अहमदाबाद की एक कॉटन टेक्सटाइल मिल में जो था, मिल मालिकों और मजदूरों के बीच मजदूरी बढ़ाने को लेकर एक विवाद चल रहा था। तो उसी विवाद के लिए जो था वो चल रहा था, देखिए, तो था प्लेग बोनस के चक्कर में असल में। और ये क्योंकि उस टाइम प्लेग बीमारी फैली हुई थी, मिल मालिक ये समाप्त करना चाहते जबकि मजदूर इसे बरकरार रखना चाहते थे। तो ये चला था, तो गांधी जी ने घोषणा कर दी थी कि मजदूरों को 35% बोनस मिलना चाहिए, और मिल मालिकों द्वारा गांधी जी का अनशन द्वारा गठित ट्रिब्यूनल ने इसकी बात की थी। तो ये मजदूर की बात हो रही है, किसके? मजदूर। समझ गए होंगे आप। तो देखिए 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था? तो बंगाल का 1924 का बंगाल का जो तारकेश्वर आंदोलन था वो तारकेश्वर मंदिर के भ्रष्ट विरुद्ध तारकेश्वर आंदोलन चला था, जो तारकेश्वर मंदिरों के भ्रष्टाचार के लिए, ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ था? तो 1857 का विद्रोह हुआ था, उसके ठीक बाद बंगाल में नील विद्रोह हुआ था। कौन सा विद्रोह? नील विद्रोह हुआ था। और हुआ कब था ये? 1859 और 1860 में हुआ था। 1859 और 1860 में हुआ था। ठीक है, सन्यासी विद्रोह जो है, सन्यासी विद्रोह हुआ था 1855 और 1856 में। 1855 और 1856 में। और संथाल विद्रोह जो है, ये संथाल विद्रोह नहीं, ये संथाल विद्रोह हुआ था इसमें। सन्यासी विद्रोह जो था उसका जो है 1763 से 1800 तक है। 1763 से 1800 तक ये सन्यासी विद्रोह और ये संथाल विद्रोह का है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। मैं थोड़ा थोड़ा आपको इसलिए बताता चल रहा हूँ कि आप ये समझते रहें कि इसमें कोई भी भारत का क्रिप्स मिशन जो है वो भारत में कब आया था, क्रिप्स मिशन जो है वो भारत में कब आया था। तो क्रिप्स मिशन की बात चल रही है। देखिए ये 1942 असल में क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध में जब ये बढ़ती गई थी, क्या नाम है इसका, जापान में बढ़ती हुई शक्ति को देखते हुए एक मिशन क्रिप्स के नेतृत्व में उन्होंने एक मिशन भेजा था, जिसे हमने भारतीय नेताओं से वार्ता हेतु मार्च 1942 में भारत आया था। ये मार्च 1942 में कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? कानपुर षड्यंत्र जो था को किस आंदोलन के जो था, देखिए असल में कम्युनिस्ट आंदोलन की शक्ति के लिए था। कम्युनिस्ट आंदोलन की शक्ति बढ़ाने के जो बढ़ते प्रभाव को देखने के लिए कानपुर में एक षड्यंत्र का आधार कुछ कम्युनिस्टों पर मुकदमा चलाकर कानपुर षड्यंत्र के नाम से किया गया था। ठीक है, तो ये कौन सा षड्यंत्र? साम्यवादी आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था। ये साम्यवादी नेताओं के विरुद्ध था। ये निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे निकटतम है? तो पृथ्वी के सबसे करीब है कौन सा? शुक्र है। इसमें देखिए शुक्र के बाद आता है मंगल, शुक्र के बाद आता है मंगल, और मंगल के बाद आता है बुध। आप देखिएगा निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी आंध्र प्रदेश में पाई जाती है? तो आंध्र प्रदेश में पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है वो बतानी। तो लैपचा जनजाति जो है वो सिक्किम में पाई जाती है। लैपचा कहाँ पाई जाती है? लैपचा पाई जाती है सिक्किम में। ठीक है, और डाफर पाई जाती है कहाँ? गुजरात में। डाफर पाई जाती है गुजरात में। और इसके अलावा देखिए सौराष्ट्र में पाई, डफला जनजाति अरुणाचल में पाई जाती है। डफला कहाँ पाई जाती है? अरुणाचल में। ये अरुणाचल की है डफला। तो आंध्र प्रदेश में कौन सी? तो चैंचू जनजाति जो है, चैंचू आंध्र प्रदेश के नल्ला मलाई में पाई जाती है। ये है, इसका आंसर होगा ये। नेक्स्ट आप देखिएगा जवाहर सुरंग कहाँ से गुजरती है? तो जवाहर सुरंग जो है वो जम्मू कश्मीर में के पीर पंजाल श्रेणी के बनिहाल दर्रे से होकर गुजरती है। बनिहाल दर्रे से होकर गुजरती है ये जवाहर सुरंग। नेक्स्ट आप देखिएगा जी निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है इसमें से? तो देखिए
उड़ीसा राज्य के जौजपुर जिले में कलिंगर औद्योगिक संकुल स्थित है। ये जाजपुर में है उड़ीसा में, तो ये सही है, बिल्कुल ये तो सही है। जामनगर में बिजली संयंत्र है, तो एकीकृत इस्पात संयंत्र योजना टाटा स्टील के तहत कार्य कर रही है। ठीक है, तो इसका देखिए इसमें से कौन सा ए जो है इसका, ये उड़ीसा का असल में ये इसका आंसर होना चाहिए इसका ए, बाकी सब सही है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट आप देखिए, निम्नलिखित में कौन सा एक सही कालानुक्रम सही बताना है। शंकराचार्य का काल लगभग 8वीं शताब्दी में था। ठीक, उसके बाद रामानुजन का काल 1017 में था और चैतन्य का 1400 में। तो शंकराचार्य, रामानुजन और चैतन्य, तो ए ही सही है इसका। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिएगा, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। तो ऋग्वेद का कौन सा मंडल जो है वो इसमें जो है कुल असल में ऋग्वेद में कितने सूत्र हैं, 1028 सूत्र हैं, 1028 सूत्र हैं। और ऋग्वेद का असल में इसमें कुल इतने, और यजुर्वेद में जो है कर्मकांड वर्णित है। सोमवेद के पद, ऋग्वेद के स्तोत्र प्रार्थनाएं हैं, इसमें कुल इतने सूत्र हैं। यजुर्वेद में कर्मकांड है, सोमवेद में गे पद संगीत का है। और सोम की बात कर रहे हैं तो ये सामवेद में कौन से मंडल में है, अथर्ववेद के तंत्र मंत्र के वशीकरण के साक्ष्य मिलते हैं। तो ये देखिएगा इसमें 7वां मंडल, कौन से 7वां मंडल के। नेक्स्ट आप देखिएगा, अब हम करीब हैं बिल्कुल। ये देखिएगा, मैं 50 क्वेश्चंस की आपको सीरीज लेके आया था, जो बहुत गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदि बारह थी। तो किसकी उपाधि आदि बारह थी, जो गुर्जर प्रतिहार शासक थे उनकी उपाधि की बात कर रहे हैं। तो किसकी उपाधि इसमें आदि बारह की थी। ठीक है, तो आदि बारह की उपाधि के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप बताइएगा क्या वत्सराज की थी या फिर किसकी थी। तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में, देखिए गुर्जर उसके बारे में बता दूं कि कौन सी उपाधि किसको कब मिली थी। ये हमारा जो था गुर्जर प्रतिरोध की जो असल में जो उपाधि थी, ये मिहिर भोज गुर्जर के लिए थी असल में। और सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था और वैष्णव धर्मानुयायी था। आदि बराहत एवं प्रभास जैसे उपाधियों की धारण की थी। इसमें आदि बारह की उपाधि थी और प्रभास की उपाधि भी थी। तो नेक्स्ट आप देखिएगा, ये अगर मिलाने के लिए आपको आया है तो हाँ, ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद में क्या है, ऋग्वेद में स्तोत्र, यानी इसको ऋग्वेद को A2 से मिलाएंगे तो A2 इसमें केवल इसमें है, तो आंसर डी ही होना चाहिए। छोड़ दीजिए इस तरीके से आप। नेक्स्ट आप देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था के बारे में सत्य है। प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था के बारे में, तो इसमें देखिए भारत में श्रेणियों की प्रचलन का जो उल्लेख मिलता है वो किसके साथ, देखिए यानी व्यापार वाणिज्य का संचालन जो है व्यक्तियों की वस्तुओं और कीमतों के निर्धारण के साथ साथ होता था। तो इसमें किसका श्रेणी मिलता है, ये होता है, देखिए इसका असत्य है, तो असत्य बताना, तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट आप देखिएगा, ब्रांड फाइनेंस नेशन रैंकिंग 2019 में भारत का स्थान क्या है। तो ब्रांड फाइनेंस में रैंकिंग में भारत का स्थान है 7वां। कौन सा है, 7वां। नेक्स्ट आप देखिएगा, बिल्कुल करीब हैं अब हम, ये मिलाना है। देखिए शुष्क बर्फ़ जो है उसे कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं, आपको पता ही है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ़ कहते हैं, यानी A3 है। A3 एक ही जगह है, तो आंसर यही होना चाहिए। बाकी मिला लीजिएगा आप ध्यान से। आप देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो नील हरित देखिए नील शैवाल जो हैं, इन्हें मिला के इसे ध्यान से मिलाना है आपको। एजोबैक्टर एवं जीवाणु है। एजोबैक्टर जो है वो एक जीवाणु है। इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य नाइट्रोजन उपलब्धता के संदर्भ में है। तो ये जो है जैव कीटनाशी नहीं, जीवाणु ये है। आंसर इसका होगा डी। क्या होना चाहिए, चलिए नेक्स्ट आपको बता दूं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। पेड़ पौधों में जाइलम का मुख्य काम होता है जल को लेके जाना।
जल के बहन। और लास्ट देखिएगा बिल्कुल, ये लास्ट क्वेश्चन है सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड जो है, असल में सिलिकॉन कार्बाइड ये कृत्रिम हीरे को कहते हैं, आर्टिफिशियल डायमंड होता है। A3 दो हैं तो इसका मतलब बी और डी में से है। कार्बन तंतु जो हैं, कार्बन तंतु वायुयान में पाए जाते हैं। ये कार्बन तंतु वायु तो A3B4 इसका मतलब आंसर ये है। तो ये 50 क्वेश्चंस जो थे खंड शिक्षा अधिकारी के, इसमें कोई कमी आपको नज़र आए, कुछ आपको लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट देखिए, इसका दूसरा पार्ट जो है 50 क्वेश्चन का अगला, वो भी आपको ज़रूर देखना चाहिए। जब तक ये 16 को पेपर है, 16 तक लगातार हम 2 प्रैक्टिस सेट आपको रोज़ देंगे। तो आप जुड़िए हमारे चैनल से और दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।